गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली तासिका में मैंने आपको बताया था कि घर में अगर माताजी और पिताजी दोनों भी गुस्सा हैं तो उनकी डांट से हमें कौन बचाता है, इसके बारे में मैंने आपको सोचने को कहा था। तो इनके डांट से हमें हमारी दादी माँ बचाती है, यह हम सबको पता है। तो इसी दादी माँ के ऊपर आधारित शिव प्रसाद सिंह जी का पाठ आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके पहले आज हम शिव प्रसाद सिंह जी कौन है, उनकी जानकारी देखेंगे। शिव प्रसाद सिंह 1928 to 1998 was an Indian writer, university professor and a scholar of the Hindi language. He is well known for writing novels, short stories and treatises in Hindi. He was formerly a professor of Hindi literature in Banaras Hindu University. He received the Kendra Shishta Academy Award in 1990 for his novel Neela Chand. Okay, this is the information of Shiv Prasad Singh. Now we start our lesson. कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाइयाँ पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर, ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अभी देखो यहाँ पर लेखक क्या बोलते हैं कि गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी उनका जो मन है वह सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मित्र देखो आगे उनको आने वाली छुट्टियों की तो क्या करते हैं, सूचना देते हैं। शुभचिंतक मतलब मुँह पर तो अच्छी मीठी बातें बोलते हैं, पर पीठ पीछे उन्हें कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। लेखक क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अच्छा उन बातों को मैं कभी न सोचूंगा, ठीक है, जाने तो दो, सोचने से क्या होता ही क्या है। कभी भी देखो हमारे मन में अगर किसी की बातें बैठ गई है, किसी की बातों से हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम कितना भी सोचें, हम कितना भी कहें कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, फिर भी बार बार हम उसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं। यह इंसान की आदत है, फितरत है कि हमें जो बात नहीं अच्छी लगती है वही बात हम बार बार सोचते हैं। और वही लेखक कहते हैं कि जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। प्रायः मतलब हमेशा, शरद मतलब सर्दी का महीना और शीत मतलब ठंडक पहुँचाने वाली ऐसी किसी की धुंधली मतलब हल्की सी छाया जो स्पष्ट दिखाई
न देती है, ऐसी छाया उनके सामने नाच उठती है। आगे देखते हैं हम लेखक क्या कहते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार मतलब अश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर, सिवान मतलब नाला, आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। देख क्या कहते हैं कि क्वार का महीना मतलब अश्विन का महीना आ गया है, ऐसे लेखक को लग रहा है। उनके गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे दे रहा है। पानी ही पानी मतलब चारों ओर पानी ही पानी उन्हें दिखाई दे रहा है। और दूर के सिवान मतलब दूर से नाला नाला जो बहकर आता है, उसमें मोथा साई की अधगली घासें, ये घास का एक प्रकार है जो अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच मतलब अलग अलग प्रकार के जो भी बरसाती घास है। आगे लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। देखो क्या कह रहे हैं आगे लेखक कि उन्हें लग रहा है कि जैसे क्वार के दिन आ गए। क्वार के दिन मतलब क्वार मतलब अश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक का जो गांव है उसके चारों ओर उन्हें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दूर के सिवान, सिवान मतलब नाला, दूर से नाले में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच मतलब अलग अलग प्रकार की घासें और उनके बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। भी सूरज की गर्मी के वजह से और पानी में भीगने की वजह से यह जो घासें हैं, यह घासें सड़ गई है और सड़ने की वजह से इन घासों की एक विचित्र ऐसी गंध आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। हम सबको पता है कि छोटे छोटे बच्चों में जो कीचड़ का पानी रहता है, उन पानियों में कूदना, मस्ती करना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे कूदेंगे नहीं तो और कौन कूदेगा, बराबर ना। वैसे जो गांव के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कूदना और जो जलाशयों में भरा हुआ जो कीचड़ है उन्हें उछालना, यह तो बच्चों की आदत रहती है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। देखो यहाँ पर क्या करें, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। हम सबको पता है कि मई महीने में बहुत सारी धूप रहती है और जब
बरसात का मौसम रहता है तब हर जगह पर पानी ही पानी रहता है। इसीलिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लेखक कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, मतलब कोई सोचने की बात नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, अगहन यह एक प्रकार के महीने को कहते हैं जो पौष मास है। पौष मास में अगर चूड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं है। चैत के जिन दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, लाई के साथ गुड़ की पट्टी मतलब लाई मतलब खिली हुए चावल की जो पट्टी बनती है उसे कहते हैं। और अगर वो भी न मिले फिर भी अफसोस नहीं है, मतलब फिर भी उनको बुरा नहीं लगेगा। पर कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्यों? क्योंकि झाग भरे जल में कूदने से जो खुशी मिलती है बच्चों को, वो खुशी और किसी चीज़ से और किसी बातों से नहीं मिलती है। इसीलिए लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें जो आनंद मिलता है वह आनंद, वह खुशी और दूसरी किसी से नहीं मिलती है, ऐसे लेखक का मानना है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़कना मतलब चाहत, उनको भीतर से ही चाहत थी कि उनको उस जलाशय में कूदना है। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। मतलब लेखक 2-1 दिन मतलब ज़्यादा दिन उन्होंने नहीं उसमें उस झाग भरे जलाशय में कूदे नहीं थे और 2-1 दिन में ही वह बीमार हो गए थे। इसके वजह से उनकी जो चाहत है उस झाग भरे जलाशय में कूदने की वो बहुत थी और उन्हें वह बीमार होने के वजह से नहीं मिल रहा था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। देखो हल्की हल्की मतलब थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सर दर्द अगर हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु हो तो क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। पर इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो ज्वर मतलब जो उनको बुखार चढ़ा वो चढ़ता ही गया, मतलब बहुत तेज़ बुखार उन्हें चढ़ा था। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे, रात को 12 बजे उनका ज्वर उतरा है। देखते लेखक आगे क्या कहते हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सो गया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दादी माँ भी उसी झाग वाले जल में नहाकर आई हुई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, संसे सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है,
मतलब दादी माँ आई थी और दादी माँ ने क्या क्या देखा है, आई थी और शायद से वह तो नहाकर आई थी। आने के बाद में उन्होंने देखा कि लेखक को कितना बुखार चढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्ति धारी चबूतरे, मतलब किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे से क्या लाया था उन्होंने, कि कौन सी तो मिट्टी लाई थी और वो मुंह में डाली और माथे पर भी लगाई, जिससे कि लेखक को जल्द से जल्द ठीक लगे, ऐसा दादी माँ का मानना था। दिन रात वो चारपाई के पास बैठी रहती, दिन रात वह लेखक के पास ही बैठी रहती। कभी पंखा जलाती तो जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। मतलब वो देख रही थी कि लेखक का ज्वर जितने जल्द से जल्द उतर आए, लेखक का ज्वर जितने जल्द से जल्द कम हो जाए, वह उनका बहुत ख्याल रख रही थी। सर पर दालचीनी का लेप करती और सर पर वो दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है। अभी देखो, हम अगर बीमार गिर गए तो हमारी माँ क्या करती है, हमें छू कर हमारा ज्वर का अनुमान लगाती है। हमें कितना बुखार है उसका अनुमान हमारी माँ हमें छूकर लगाती है। हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी मतलब एक प्रकार का बर्तन। हांडी में पानी आ गया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। कई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। देखो दादी माँ को कितना ख्याल था लेखक का, क्योंकि वह पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, मतलब वो कहाँ पर गया था। खिचड़ी में मूंग, मतलब दाल खिचड़ी हम सबको पता है, मूंग की दाल में एकदम मिल गई है कि नहीं। कोई बीमार के घर में सीधे से बाहर आकर तो नहीं चला गया, मतलब कोई बीमार घर में आया है क्या, क्योंकि दादी माँ को लग रहा था कि लेखक को बीमारी जो है किसकी वजह से हुई थी, वो उसकी छान पड़ताल करने के लिए हर एक को अलग अलग प्रश्न पूछ रही थी। ऐसे लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर रही थी। आगे देखते ही दादी माँ क्या बात कर रही है। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को अलग अलग दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब दादी माँ को इतना अनुभव था कि वो अपने अनुभव की वजह से उनका कोई अगर बीमार हो गया तो वहाँ पर वो पहुँचती और उनका वही काम था कि हाथ छूना, पेट छूना, माथा छूना और भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती कि कौन सी बीमारी है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। विषुचिका मतलब छूत की बीमारी, जो संक्रमण, अभी जो हम संक्रमण बोलते हैं उसे। अगर महामारी और विषुचिका मतलब संक्रमण से जो बीमारी फैलती है, उस फैलने वाली बीमारी के लिए रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। यह सब जो बातें हैं, यह जो पुराने नुस्खे हैं, वह लेखक कहते हैं कि दादी माँ से सीख ले, क्योंकि वह जो नुस्खे हैं जो अभी हम इस्तेमाल नहीं करते, पर वह बहुत ही हमारे लिए उपयोगी अभी साबित हो रहे हैं। दवा में देर होती है, मिश्री या शहद खत्म हो जाता,
चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। देखो, दवा देने में अगर देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाते, मतलब शहद अगर ख़त्म हो गया, चादर और गिलाफ नहीं बदले, मतलब चादर लेखक के नहीं बदले, तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। देखो क्या कहते हैं लेखक की, बुखार तो अब भी लेखक को आता है, पर नौकर उन्हें पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू बनाकर उन्हें दे देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर, मतलब एक प्रकार की दवाई है, तिताई के डर से, मतलब उसके तीखेपन के डर से उनका, लेखक का जो बुखार है वह भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है, मतलब ऐसा जो बुखार है उसको बुलाने का लेखक क्या कहते हैं कि क्यों नहीं मन होता है। आगे देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है। देखो, दादी माँ अभी आगे किसी के साथ बात कर रही है। क्या बात कर रही है हम देखेंगे। किशोर भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जाननों को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा कि पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। देखो, अभी लेखक के घर में शादी थी, किशन भैया की शादी थी। अभी शादी का घर, माहौल, मतलब एक काम होता है क्या, बहुत सारे काम होते हैं। शादी के इस माहौल में इतने सारे काम रहते हैं कि यह जो काम है वह करते करते हाथ भी नहीं थकते हैं और पैर भी नहीं, क्योंकि दिन भर कितना भी काम करो वो शादी के घर में कम ही रहता है। तो इसी तरह लेखक के घर में भी किशोर भैया की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। अभी जो दादी माँ है, हर एक दादी को बहुत आनंद उत्साह रहता है, उसी तरह दादी माँ को भी उत्साह और आनंद था। दिन भर गायब रहती। देखो, इसको बुलाने में उसको बुलाने में दादी माँ दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सारा घर दादी माँ ने जैसे क्या सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आ जाती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब सब कार परोजन मतलब काम का उद्देश्य, काम का घर ठहरा। एक काम अपने हाथों से न करूँ तो होने वाला नहीं। अगर क्या कहते हैं दादी माँ की, मैंने अगर काम नहीं किया तो वो होने वाला नहीं है। जानने को ये तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी। सबको पता है कि जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं वह घर में ऐसे वक्त कुछ भी नहीं करते, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। मतलब किसी काम में उनका उपस्थित न होना देर का कारण बन जाता था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। लेखक क्या कहते हैं कि उन्हीं दिनों की बात है कि लेखक दोपहर को घर में लौट कर आ गए। बाहरी
निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहर निकसार में मतलब निकास का स्थान, वहाँ पर दादी माँ बिगड़ रही थी, किसी पर गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची, कौन खड़ा था? तो रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो धन्नो रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे। मतलब सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के आज दे दे। मतलब वो क्या कह रही है कि दादी माँ कह रही सो न होगा धन्नो रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे। तेरी आंखें में तो शर्म ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी। अब लगी है आज करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? मतलब दादी माँ ने कभी किसी समय रामी चाची को पैसे दिए रहेंगे, अभी वापस वो पैसे मांगने के लिए आ रही है। तो दादी माँ उन्हें कहती है कि मांगने के समय आई थी, पैर पर नाक रगड़ रही थी, मतलब तब कह रही थी कि मुझे पैसे चाहिए। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अभी बोल रही है कि फसल में दूंगी, अभी क्या दूसरी फसल आने वाली है क्या पैसे देने के लिए? ऐसे दादी माँ उनको कह रही थी। आगे देखते हम दादी माँ क्या कह रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? मतलब रामी चाची क्या कह रही कि किसकी शादी है? कि उनके भी बिटिया की शादी है। मैं आपके पैसे दे दूंगी, अगर आपने मुझे मदद नहीं करे तो मेरी मदद कौन करेगा? और निस्तार मतलब उद्धार, मेरा उस बेचारी का मतलब मेरे बेटी का उद्धार कैसे होगा? हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। हम सबको पता है कि उस समय में छूत अछूत ये सब माना करते थे, और दादी माँ उन्हें कहती है कि हट अभी नहाकर आई हूँ, मैं अभी ही नहाकर आ गई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंगों को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक क्या कह रहे हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। मतलब जो अप्रिय प्रसंग है, ये प्रसंग बहुत उन्हें, लेखक को बहुत बुरा लग रहा था कि किसी को दादी ऐसे कह रही है। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। बेचारी गरीब है, उसकी अभी मदद करो, ऐसे लेखक का कहना है। आगे देखते हैं कि दादी माँ मदद करती है या नहीं। देखो चल चला है समझाने। दादी माँ कहती है लेखक को कि चल चला है समझाने, मुझे समझा रहा है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिल गई। वह दादी को पूतो फोलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। मतलब मैं चुपके से, देखो लेखक क्या करते हैं कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक चले गए। कई दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद में मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। लेखक इस प्रसंग को भूल गए थे कि क्या हुआ था। और एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। एक दिन उन्हें वही रामी की चाची जो पैसे मांगने के लिए आई थी, वह रास्ते में मिली। वह दादी को पूतो फूलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। वह दादी को आशीर्वाद दे रही तो लेखक तो अचंभा हो गए। उन्हें लगा कि यह जो आशीर्वाद है जिससे दादी माँ जिनके ऊपर बिगड़ी थी, वह
दे रही हैं। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विवल होकर कहा उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। उरीन हो गई, उरीन मतलब ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला हो करे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऋण से मुक्त हो गई, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, मतलब लेखक है दादी माँ का भगवान भला करे, ऐसा वह कह रही थी। क्यों कह रही थी? क्योंकि कल ही आई थी, मतलब कल दादी माँ आई थी। पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, पीछे जो भी रुपए दादी माँ से उन्होंने लिए थे रामी चाची ने, वह सब छोड़ दिए। और ऊपर से दादी माँ ने उन्हें कितने रुपए दिए? 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, मतलब जैसी तुम्हारी जो बेटी है वैसी मेरी भी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। 10-5 रुपए के लिए क्या न हो? हंसाई न हो, मतलब किसी के सामने बुरा न लगे, इसीलिए वह कह रही थी कि 10-5 रुपयों के वजह से उनको शर्म न आए, इसलिए वो कहती है कि रामी चाची देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मतलब लेखक कहते हैं कि उस रोज़ दादी माँ बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। क्या कह रही देखो रामी चाची यहाँ पर कि बहुत बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों का, कि डांटे, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अगर नहीं उन्होंने नहीं डांटा तो कौन डांटने वाला है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। देखो आगे क्या कहते हैं लेखक। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतों रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अभी देखो किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। मतलब गीत गाना, अभिनय करना, मतलब नाटक करना, यह बहुत सारे घरों का रिवाज होता है। वही रिवाज लेखक के घर का भी है। तो लेखक क्या कहते हैं कि प्रायः एक कथा होती थी, मतलब प्रायः मतलब हर दिन हर बार एक कथा होती थी और उसमें सभी पाठ औरतें ही करती हैं। सभी जो पाठ है वो कौन करती है? तो औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक भी बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सके और उनका ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वो भी सो रहा था, इसीलिए है वह भी बारात में देर से पहुंचा था। तो औरतें ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति करना मतलब मुसीबत, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के तो ब्रह्मा का मन एक सा होता है, लड़कों से क्या पर्दा। क्योंकि हम सबको पता है कि छोटे बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए वो दादी माँ कहती है कि लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और भगवान का मन एक सा ही होता है। आगे देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंसूं, बेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। अभी देखो
पास की चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने लेखक को भी सुला दिया। अभी सुला देने के बाद में जब ये सब नाटक चल रहा था तब लेखक को बहुत हंसी आ रही थी। पर अगर हंसे लेखक बोले अगर मैं हंस जाऊँ तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी। भाभी की जो बात थी उसके ऊपर लेखक की हंसी रुक ना सकी और भंडा फोड़ हो गया। मतलब सबको पता चलेगा कि यहाँ पर लेखक सोए हुए हैं। डेबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। डेबू की माँ ने चादर खींच ली और क्या कह रही है कि कहो दादी यह कौन बच्चा सोया, यहाँ पे कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है। बेचारा क्या कर रहा है, तो रो रहा है। शायद दूध तो पिला दूँ, मतलब दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ बिगड़ कर उनको कहा कि लड़कों से क्या लगती है। दादी माँ को गुस्सा आया। सुबह रास्ते में डेबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी में वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता है। देखो क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि सुबह रास्ते में किसकी माँ मिली, तो देबू की माँ मिली। और देबू की माँ ने पहचान लिया था, कल ही देखा था कि वहाँ पर लेखक सोए हुए थे। तो वो कहती है कि कल वाला बच्चा भाभी, और कल वाला बच्चा भाभी ऐसा कहने के बाद लेखक वहाँ से ज़ोर से भागते हैं और दादी माँ के पास जाकर खड़े होते हैं। क्योंकि हर एक को पता है कि अपराध होने पर जब कोई भी दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो उन्हें अभयदान मिलता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे से अगर कुछ गलतियाँ हो जाए, कुछ बर्तन तथा कांच का बर्तन टूट जाए, तो घर में कोई अगर गुस्सा हो जाए तो हम अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और दादी माँ इससे हमें बाहर निकालती है। दादी माँ को पता चलता है कि कुछ तो हुआ है और दादी माँ हमें माताजी तथा पिताजी के डांट से बचाती है। आगे देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय कर दी वह घर की तो थी नहीं। देखो क्या कह रहे कि स्नेह और ममता की मूर्ति जो दादी माँ है, दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती। उनको एक एक बात लेखक को याद आ रही थी, क्योंकि परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है इसे दादी माँ खूब जानती थी। जो परिस्थिति है, परिस्थिति में जो चक्र चलता है, दादी माँ को पता है कि इस चक्र कैसे चलता है। वात्य चक्र जो घटनाक्रम है वो कैसे चलता है, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है। दादा की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद ही दादी माँ बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि दादा ने उन्हें जो धोखा दिया था दादाजी ने उन्हें क्या धोखा दिया था कि वो क्या कहते हैं कि तुम्हें आगे भेजकर मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, ऐसे पीछे पीछे आऊँगा, ऐसी झूठी बात दादाजी कर रहे थे। पर दादाजी दादी माँ के पहले ही चल गए और दादाजी के जाने के बाद में जो
मुँह में राम और बगल में छुरी जैसे जो दोस्त थे, मतलब जो ऐसे दिखाते थे कि हम बहुत शुभचिंतक हैं, उनसे घर की जो स्थिति है और भी डावाडोल कर दी। मतलब क्या करते हैं ऐसे लोग, जब आपके पास पैसा है तो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपसे आपका पैसा निकलवा लेते हैं और फिर आपको मुंह भी नहीं दिखाते हैं। ऐसे दोस्त भी दुनिया में रहते हैं और इन्हीं के वजह से जो उनकी स्थिति है घर की, वो और भी डावाडोल हो गई थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय कर दी थी, मतलब दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी थी, मतलब बहुत संपत्ति जो है खर्च कर दी थी। और वह घर की तो थी नहीं, मतलब वह घर में भी इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने दूसरों से पैसा लेकर उनका श्राद्ध किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। हम सबको पता है कि अगर बहुत ठंड हो तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी हड्डियाँ भी बज रही है, बहुत ठंड लगती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। और ऐसी ठंडी में दादी माँ गीली धोती पहने, मतलब गीली साड़ी पहने कोने वाले घर में, मतलब एक कोने में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। मतलब इतने ठंड में भी वह गीले कपड़े पहनकर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी आंखों में लेखक ने अब तक कभी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेखक ऐसी स्थिति में दादी माँ के पास बहुत देर तक बैठे रहे। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। अभी दादी माँ ने आंखें खोली और लेखक ने दादी माँ को पुकारा। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ ने पूछा लेखक को कि क्या है रे, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। लेखक कहते हैं कि दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा तो तुम बताओगी ना? ऐसे लेखक ने उनकी आंखों में देखकर कहा। देखो अभी लेखक यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर देखो कि दादी माँ किस तरह से बैठी हुई है। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ ने बोला कि क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल। दादी माँ मुस्कुराई और बोली लेखक को कि तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया, चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। लेखक ने कहा कि क्योंकि वह धोती गीली थी इसलिए लेखक ने कहा कि धोती तो बदल लो। दादी माँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और दादी माँ ने कहा कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती है और वह लेखक को रसोई में लेकर गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। सुबह सुबह पिताजी और किशन भैया कुछ तो सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले के भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। मतलब जो खर्चा हुआ था घर का बहुत हुआ था और अभी जो पैसे उन्होंने दूसरों को दिए हुए तो वो पैसे उन्हें वापस नहीं मिल रहे थे। इसलिए वह कह रहे थे कि रुपया तो कोई देता नहीं है, अभी तो पिछले के भी बाकी है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था।
उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। मतलब उन्होंने देखा कि अभी घर की जो परिस्थिति है बहुत ही डावाडोल हो रही है। और दादी माँ ने अपने बेटे से कहा कि क्यों रो रहा है, और उन्होंने संदूक खोलकर एक चीज़ निकाली। जो चीज़ है वह चमकती हुई चीज़, वह कंगन था जो दादाजी ने दादी माँ को दिया हुआ था। और वह दादी माँ कहती कि वह इनके वंश की निशानी है। और इसी दिन के लिए उन्होंने दादाजी ने यह कंगन दादी माँ को दिए थे। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच रहे थे। क्या कह रही है दादी माँ कि पुराने जो लोग हैं आगा और पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। धुंधली छाया जो है वह विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्यों सचमुच दादी माँ नहीं रही? देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक को दादी माँ एक देवी सी महसूस होती थी। जो धुंधली छाया उनके मन में दादी माँ की थी वो अब विलीन हो गई थी। वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। और उन्होंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया। अभी दिन बहुत चढ़ गया है। और पास के जो लंबे खजूर के पेड़ हैं वहाँ से कौवा अपने घिनौने पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। कौवा जो है वो लेखक की खिड़की पर बैठ गया। लेखक के हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था कि काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। जो कतारें, जो लिखावट है काली चींटियों सी, वह धूमिल हो रही थी। और उनके आँखों पर उनका विश्वास नहीं था। और लेखक का मन बार बार यही सोच रहा था कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि लेखक दादी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सचमुच दादी माँ नहीं रही। और इसी के साथ साथ दादी माँ यह पाठ खत्म होता है। और आगे हम अगले तासिका में हिंदी में व्याकरण में व्याकरण में हिंदी का व्याकरण जो है वह हम पढ़ेंगे। थैंक यू।